हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन। दोस्तों, बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए मैं जो आपको संभावित एस्से और शॉर्ट क्वेश्चन का मॉडल आंसर करा रहा था, आज उस कड़ी में हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देखने का प्रयास करेंगे जो बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इसी तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पर आते हैं, अप्लाइड तरीके का बीपीएससी में। तो हम लोग इसे देखकर लिखने का और काफ़ी अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे कि इसका एक बेहतर आंसर कैसे किया जा सकता है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, सबसे पहले हम प्रश्न को समझने का प्रयास करेंगे कि यह पूछना क्या चाह रहा है। जब एक बार आप समझ लेंगे तो लिखना भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो शिक्षा, स्वास्थ्य एवं खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों पर चर्चा करें। उन चुनौतियों से निपटने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकियों की भूमिका पर प्रकाश डालें। कहने का मतलब है कि इस प्रश्न में जो प्रश्न पूछ रहा है कि इस प्रश्न में आप देखेंगे 3 सामाजिक क्षेत्र जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए आपको कहा गया है। इसके साथ ही इन चुनौतियों से निपटने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, उसको स्पष्ट करिए। मतलब आपसे यह अपेक्षा करता है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका को आप स्पष्ट करके हमें बताएं। तो हम लोग इसी संदर्भ में इसका आंसर देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें और टेलीग्राम आईडी से जुड़ जाएं जहां पर आपको पीडीएफ इसका मिल सकेगा। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। देखिए, सबसे पहले हम इस प्रश्न का एक भूमिका बता देंगे और भूमिका बताने के बाद इसका मुख्य भाग जो बॉडी पार्ट है, जैसे शिक्षा की चुनौतियां, फिर उसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, फिर स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियां, फिर उसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, फिर खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां, फिर उसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, और फिर उसके बाद निष्कर्ष बता देंगे तो आपका आंसर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा किसी भी देश की तरक्की के लिए जरूरी है, लेकिन इन तीनों ही क्षेत्रों में कई समस्याएं हैं जिन्हें विज्ञान और प्रौद्योगिकी के माध्यम से हल किया जा सकता है। आपका यह बेहतर भूमिका हो गया। 2-3 लाइन में भूमिका लिखेंगे क्योंकि आंसर भी 350 से लेकर लगभग 400 शब्दों के बीच में ही आपको करना होता है। तो भूमिका और निष्कर्ष छोटा ही होना चाहिए। अब चलिए मेन बॉडी पार्ट को देखते हैं कि कैसे इसे लिखेंगे। अब देखिए, पहला आप शिक्षा क्षेत्र के चुनौतियां और समाधान को बताएंगे। मतलब शिक्षा में चुनौतियां क्या है और इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका क्या है ना, इसको हम लोग देखेंगे स्टेप बाय स्टेप ऐसे। तो देखिए, शिक्षा की चुनौतियां एवं समाधान, तो सबसे पहले चुनौतियां देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, चुनौतियां में पहला चुनौतियां डिजिटल असमानता। अब देखिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि डिजिटल असमानता क्या है, तो सबसे पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं। जब कुछ लोगों को इंटरनेट, स्मार्टफोन, कंप्यूटर जैसी डिजिटल तकनीकों की सुविधाएं तो मिलती है, जबकि अन्य लोग इससे वंचित रह जाते हैं, मतलब उनको नहीं मिलता है, तो इसे डिजिटल असमानता कहते हैं, मतलब डिजिटल डिवाइड कहते हैं। या ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में आप देखेंगे गरीब और अमीर वर्ग के बीच एक प्रकार से शिक्षा और अवसरों में एक प्रकार से अंतर पैदा करती है। आप इसका मतलब समझ गए कि डिजिटल असमानता क्या होता है। अब चलिए इसका व्याख्या करते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट और तकनीकी संसाधनों की कमी के कारण बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा नहीं मिल पाती। कहने का मतलब है कि इन समस्त आधुनिक सुविधाओं के अभाव में खास करके ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को मतलब शिक्षा से वंचित होना पड़ता है। ये पहली समस्या है। सेकेंड समस्या क्या है? गुणवत्ता की कमी। आप देखेंगे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई के स्तर में गिरावट और आधुनिक शिक्षा सुविधाओं की कमी से बच्चे पिछड़ रहे हैं। देखिए, यहाँ पे गुणवत्ता की कमी सिर्फ पढ़ाने के स्तर पे ही नहीं है, शिक्षकों की गुणवत्ता में भी काफ़ी हद तक कमी देखी जा रही है, क्योंकि शिक्षक भी उस तरीके से बच्चे को नहीं पढ़ा पा रहे हैं जैसे आज की शिक्षा की जो डिमांड है। मतलब आधुनिक तरीके से आप बच्चों को जब तक शिक्षित और प्रशिक्षित नहीं करेंगे तो वह मॉडर्न बच्चे से काफ़ी पिछड़ जाएंगे। और ज़्यादा यह समस्या ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलता है। चाहे शहरी क्षेत्र में आप जो वैसे लोग जो झुग्गियों में रहते हैं, जो गरीब लोग हैं, वंचित वर्ग हैं, उनके मामले में यह समस्या काफ़ी हद तक देखने को मिलता है। थर्ड जो समस्या है शिक्षा के क्षेत्र में, महंगी उच्च शिक्षा। अब देखिए, गरीब और मध्यम वर्ग के बच्चों के लिए कॉलेज और प्रोफेशनल
कोर्स की फीस बहुत अधिक होती है। अब सबसे पहले एक प्रोफेशनल कोर्स का आप समझ लीजिए। देखिए प्रोफेशनल कोर्स में क्या होता है, मतलब जो व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने के लिए जो कोर्स कराया जाता है ना, उसको हम प्रोफेशनल कोर्स बोलते हैं। जैसे इंजीनियरिंग हो गया, मेडिकल हो गया, मैनेजमेंट हो गया, लॉ हो गया। आप इसको समझ गए। अब देखिएगा कि जो गरीब या वंचित वर्ग के बच्चे हैं, जो मतलब लोअर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनके लिए इतना फीस दे पाना बहुत ही कठिन है। तो एक प्रकार से यह बहुत ही मतलब बड़ी समस्या है। मतलब कैसे उन लोगों को मतलब इस तरीके के उच्च शिक्षा देकर एक बेहतर बनाया जा सके। अब नेक्स्ट, अब इतनी सारी जब शिक्षा के क्षेत्र में समस्याएं हैं, तो अब इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। मतलब एवं प्रौद्योगिकी के माध्यम से इसको कैसे सोल्व करने का प्रयास किया जा रहा है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला पॉइंट, ऑनलाइन शिक्षा। अब देखिएगा कि ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से, अब देखिए डिजिटल प्लेटफॉर्म और सरकारी ई पाठशालाओं से छात्रों को घर बैठे अच्छी शिक्षा मिल रही है। अब देखिए इसके माध्यम से आप देखेंगे कि जो मतलब लोगों को जो एक प्रकार से बेहतर शिक्षा नहीं मिल रही है, उसको मतलब बेहतर शिक्षा देने की प्रयास की जा रही है। अब देखिए ऑनलाइन शिक्षा का आप थोड़ा सा एक लाइन में अर्थ समझ लीजिए। मतलब इंटरनेट के माध्यम से यदि घर बैठकर आप पढ़ाई कर रहे हैं, या वीडियो लेक्चर, डिजिटल नोट्स और वर्चुअल क्लास के रूप में आपको मिलता है, इसको हम ऑनलाइन एजुकेशन बोलते हैं। अब इससे देखिए कैसे फायदा होता है, दूर दराज के छात्रों को शिक्षा मिल सकती है, कामकाजी लोगों के लिए पढ़ाई एक प्रकार से आसान हो जाता है। आप कहेंगे उच्च स्तरीय शिक्षकों की जो कक्षाएं हैं सभी के लिए सुलभ हो जाती है। मतलब बेस्ट से बेस्ट टीचर की भी शिक्षा मतलब क्लास सभी को देखने को मिल सकता है और मिलता है। तो यह पहला भूमिका हुआ विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का। सेकेंड जो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका है, स्मार्ट क्लासरूम के रूप में। अब देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित क्लासरूम और डिजिटल लैब से सीखने का तरीका बेहतर हो रहा है। अब देखिए आपके दिमाग में आ रहा होगा कि स्मार्ट क्लासरूम का मतलब क्या होता है। तो देखिए स्मार्ट क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड, ऑडियो वीडियो, वर्चुअल सामग्री और ऑनलाइन संसाधन होते हैं, जिसको स्मार्ट क्लासरूम कहते हैं। अब इससे देखिए क्या फायदा होता है कि बच्चों की समझने की क्षमता एक प्रकार से बढ़ जाती है। आप देखेंगे इसके माध्यम से विषय को और अधिक रोचक बनाया जाता है, डायग्राम के माध्यम से, मैप के माध्यम से। मतलब इससे शिक्षक और छात्र के बीच जो कम्युनिकेशन होता है ना, संवाद, एक प्रकार से और ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है। और इससे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इन समस्याओं को दूर करने में भूमिका निभा रही है इस रूप में। अब थर्ड पॉइंट आप क्या बताएंगे कि नई शिक्षा नीति। अब देखिए नई शिक्षा नीति क्या है, सबसे पहले इसको समझ लीजिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आप देखेंगे ऑनलाइन शिक्षा और प्रयोग आधारित व्यवहारिक शिक्षा को एक प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा है। अब इसको देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ऑनलाइन और प्रायोगिक शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है, जिससे हर बच्चा सीख सके। अब देखिए इससे क्या होता है, अब देखिए इसे डिजिटल संसाधनों का विकास किया जा रहा है इस माध्यम से, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से। आप देखेंगे व्यवहारिक और कौशल आधारित शिक्षा को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आप देखेंगे स्कूलों और कॉलेजों में तकनीकी सुविधाएं बढ़ाने पर जोर दिया जा रहा है। इसके माध्यम से मतलब समस्याओं को दूर करने का प्रयास कर रही है विज्ञान, मतलब किया जा रहा है। तो देखिए वैसे तो और भी सारी समस्या है और भी ज़्यादा मतलब भूमिका को लिखा जा सकता है, लेकिन आपके पास वर्ड लिमिट है, तो हम लोग इम्पोर्टेंट को ही लेकर चलेंगे, ज़्यादा विस्तार नहीं देंगे। तो चलिए अब सेकेंड, जहाँ पे मतलब स्वास्थ्य क्षेत्र की चुनौतियाँ और समाधान, मतलब स्वास्थ्य क्षेत्र की क्या चुनौतियाँ है और उसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट में। तो सबसे पहले चुनौतियाँ बताएंगे। तो देखिए चुनौतियाँ क्या बताएंगे। पहला चुनौती है स्वास्थ्य के फील्ड में कि अस्पतालों की कमी। आप देखेंगे सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर, दवाइयाँ और मशीनों की कमी से इलाज में काफ़ी कठिनाई होती है। देखिए यह इंडिया में शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में एक प्रकार से व्यापक समस्या है कि भारत की आबादी इतनी ज़्यादा है और उस लेवल से आप देखेंगे एक तो अस्पताल नहीं है, उस लेवल से यहाँ पे डॉक्टर नहीं है, दवाइयों की कमी है, मतलब आधुनिक तकनीक से लैस मशीनों की मतलब कमी प्रतीत होती है। तो यह स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक प्रकार से समस्या है। सेकंड समस्या है महंगा इलाज। यदि बहुत सारे हॉस्पिटलों में तकनीक है, सुविधा है, तो इलाज उसका काफ़ी महंगा है। अब देखिए गरीब परिवारों के लिए निजी अस्पतालों में इलाज कराना बहुत मुश्किल होता है। आप गरीब परिवारों को ही छोड़ दीजिए, जो थोड़ा सा अच्छे फैमिली भी हैं उनको भी महंगा इलाज कराने में समस्या आती है। आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे आप प्राइवेट कोई हॉस्पिटल में चले जाइए,
वो बिल पर बिल बनाते जाते हैं, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख, लगता है जैसे ना लूट मची हुई है मतलब प्राइवेट हॉस्पिटलों में। तो एक प्रकार से महंगी इलाज के कारण लोग मतलब इस समस्याओं से बहुत लोगों को मृत्यु भी हो जाती है। बहुत लोग इस समस्याओं के अभाव में अपना इलाज नहीं करा पाते हैं, यह भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट समस्या है। और नेक्स्ट समस्या है संक्रामक रोग, संक्रमण से होने वाला रोग। अब देखिए कोविड-19, डेंगू, टीबी जैसी बीमारियां तेजी से फैलती है, जिससे लोगों की जान को खतरा होता है। देखिए अभी वर्तमान में आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि वर्तमान में आप देखिए कोरोना का जो समस्या आया था कोविड-19 का, मतलब देखेंगे कैसे मतलब इसका विस्तार बढ़ता जा रहा था। आप डेंगू, टीबी मतलब आप पेपर न्यूज़ में पढ़ रहे होंगे कि इससे लोगों की जान की काफ़ी हद तक खतरा बढ़ेगा। और यह काफ़ी हद तक ज़्यादा समस्या ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है, वंचित वर्ग के लोगों में ज़्यादा मिलता है। वैसे तो मतलब जो उच्च क्लास के फैमिली हैं उनके बीच भी यह समस्या है, लेकिन वे अपनी इलाज को थोड़ा बेहतर ढंग से करा लेते हैं, मतलब अन्य वंचित वर्गों की अपेक्षा। तो इन प्रकार का समस्या है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अब इन स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्याओं से निपटने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, या अपनी भूमिका को वह कैसे निभा रही है, या क्या होना चाहिए, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए देखते हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका मतलब इस क्षेत्र में क्या है। अब देखिए टेलीमेडिसिन, अब देखिए टेलीमेडिसिन क्या है, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि टेलीमेडिसिन क्या है। तो सबसे पहले हम इससे समझते हैं आपको। देखिए टेलीमेडिसिन में डॉक्टर मरीजों को वीडियो कॉल, मोबाइल ऐप या वेबसाइट के जरिए सलाह देते हैं। अब देखिए इससे फायदा क्या होता है कि दूर दराज के क्षेत्रों में आप देखेंगे चिकित्सा सुविधा मतलब बड़े पैमाने पर मिल जाती है। मरीजों को अस्पताल जाने की जरूरत कम पड़ती है, क्योंकि वह वीडियो कॉल के माध्यम से ही वह सलाह लेते हैं। इससे समय और पैसे दोनों की बचत होती है। अब इसको देखिए कि ई संजीवनी जैसी ऑनलाइन स्वास्थ्य सेवाओं से घर बैठे डॉक्टर से परामर्श लेना संभव हुआ है। यह विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका से ही संभव है। सेकेंड पॉइंट बताएंगे वैक्सीन और रिसर्च। अब देखिए कोरोना जैसे महामारी से बचाव के लिए वैज्ञानिकों ने तेजी से टीके बनाए और इलाज के नए तरीके खोजे। अब देखिए वैज्ञानिक शोध से नई नई तकनीक से वैक्सीन बनाई जा रही है। इससे जो मतलब बीमारियों से बचाव में काफ़ी हद तक हमें मदद मिलता है। आप देखेंगे महामारियों को नियंत्रित करने में यह बहुत हद तक कारगर है। जैसे कोरोना वैक्सीन को ही ले लीजिए, मतलब करेंट टाइम में। अब देखिए नए वायरस या बैक्टीरिया के खिलाफ एक प्रकार से यह सुरक्षा देने का काम करती है। अब फिर थर्ड बताएंगे जहां पे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की एक प्रकार से अहम भूमिका हो जाती है, रोबोटिक सर्जरी। अब देखिए सब आपके दिमाग में आ रहा होगा रोबोटिक सर्जरी क्या है। तो देखिए रोबोटिक सर्जरी में डॉक्टर रोबोट की सहायता से जटिल भी ऑपरेशन कर लेते हैं। अब देखिए आधुनिक रोबोटिक तकनीक से सर्जरी अधिक सटीक और आसान हो गई है। आप इसको ऐसे समझिए, इस जब रोबोटिक के माध्यम से जब सर्जरी किया जाता है तो मरीज को दर्द भी बहुत कम होता है, जो उसका घाव होता है वह भी जल्दी ठीक होता है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका है कि जो जटिल सर्जरी भी इसके माध्यम से काफ़ी आसान तरीके से कर दी जाती है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो समस्या है उसको निपटने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी इस तरीके से भूमिका निभा रही है। अब आप यह भी बता सकते हैं कि इन तमाम प्रकार के जो मतलब भूमिका है, मतलब ये जो मतलब इस जिनके माध्यम से मतलब उन समस्याओं को निपटने में मतलब प्रयास किया जा रहा है, इसको और बड़े पैमाने पर मतलब विस्तार देने की जरूरत है। एक लाइन में आप यह भी बता सकते हैं। फिर नेक्स्ट अब खाद्य सुरक्षा की चुनौतियां और समाधान को देखने का प्रयास करेंगे। अब देखिए खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में क्या चुनौतियां हैं और उन चुनौतियों को निपटने में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, उसको हम लोग देखेंगे कुछ पॉइंट में। तो चलिए देखते हैं। अब पहले लिखेंगे आप चुनौतियां। पहले देखिए आप चुनौतियां लिख कर बता देंगे कि खाद्य सुरक्षा की निम्न चुनौतियां हैं, उसके बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका बताएंगे। तो देखिए पहला चुनौती है कृषि उत्पादन में गिरावट। अब देखिए जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश अनिश्चित हो गई है, जिससे खेती पर बुरा असर पड़ रहा है। देखिए सबसे बड़ी समस्या हमारे देश में है कि यहाँ कृषि अधिकतर वर्षा पर निर्भर है, और यदि वर्षा समय पर नहीं होता है तो किसानों को इसका मतलब परिणाम भुगतना पड़ता है, मतलब खेती अच्छे से नहीं हो पाती है। और खेती अच्छे से नहीं हो पाती है तो आप समझ सकते हैं कि किसानों को आमदनी नहीं होती, उससे उनकी जो बुनियादी आवश्यकताएं हैं वह भी पूरी नहीं हो पाती। तो यह एक बड़ी समस्या है। सेकेंड आप देखेंगे मिलावट और खराब गुणवत्ता।
यह भी एक बड़ी समस्या बनकर उभरी है कि खाने पीने की चीज़ों में मिलावट से लोगों की सेहत को खतरा बढ़ रहा है। आप न्यूज़पेपर में भी पढ़ते होंगे कि बहुत सारे ऐसे चीज़ों में देखिएगा लोग मिलावट करके उसको बेचते हैं, जिससे बहुत सारे लोग बीमार हो गए, बहुत सारे लोगों की समस्या हो गई, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में भर्ती हो गए। तो यह एक बहुत बड़ा मतलब कहने का मतलब एक कॉमन स्तर की समस्या देखने को मिलती है। तीसरा समस्या जो है खाद्य सुरक्षा के लिए कि जनसंख्या वृद्धि। अब देखिए तेजी से बढ़ती आबादी के कारण खाद्य संकट का खतरा बढ़ता जा रहा है। अब देखिए जनसंख्या तो बढ़ रहा है, लेकिन जिस अनुपात में जनसंख्या का ग्रो हो रहा है मतलब ग्रोथ बढ़ रहा है, उस तरीके से खाद्य का उत्पादन नहीं बढ़ रहा है। उस तरीके से मतलब हम इस फील्ड में मतलब वो काम नहीं कर पा रहे हैं जिससे उत्पादन को बड़े स्तर पे उत्पादित करके मतलब जितने लोग हैं मतलब जनसंख्या जो वृद्धि है उसको हम सही तरीके से अनाज उपलब्ध करा सके। यह भी एक कॉमन समस्या होती जा रही है। मतलब यह एक प्रकार का मोस्ट समस्या है मतलब खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में। नेक्स्ट जो समस्या है भंडारण की समस्या। आप देखिए कि अनाज के खराब भंडारण और सही वितरण न होने से बहुत सारा अनाज बर्बाद हो जा रहा है। अब देखिए इसका भी एक बहुत ही मोस्ट मतलब क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट समस्या है कि जब भंडारण सही नहीं होगा तो देखिएगा नमी एवं कीटों की समस्या बड़े पैमाने पर आ जाती है। गोदामों की कमी और खराब रख रखाव इसके लिए जिम्मेदार है। आधुनिक भंडारण तकनीकों का अभाव के कारण यह समस्या और बढ़ रही है। आप देखेंगे तापमान और नमी को नियंत्रित नहीं कर पाने से यह समस्या और ज़्यादा मतलब व्यापक है, जिससे अनाज खराब हो जाता है। और इन समस्याओं से निपटने में अब हम लोग देखेंगे कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है, मतलब कैसे निपट रही है, चाहे कैसे निपटा जाना चाहिए, इसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए पहला पॉइंट हम लोग देखते हैं, जैव प्रौद्योगिकी। अब देखिए जैव प्रौद्योगिकी इसके माध्यम से देखिए वैज्ञानिक नई तकनीकों से ऐसी फसल विकसित कर रहे हैं जो कम पानी और कम कीटनाशकों में भी अच्छी पैदावार दे। अब देखिए बायोटेक्नोलॉजी से क्या होता है, देखिए फसलें अधिक पोषक और मजबूत बनाई जा सकती है। आप इसे देखिए कीट और बीमारियों से इसके माध्यम से बचाव किया जा सकता है। अब देखिए जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से अधिक पैदावार का नया नया तकनीकें विकसित की जा सकती है। अच्छी फसलें मतलब उनका जो ब्रीड मतलब क्या बोलते हैं मतलब बीज विकसित करके एक मतलब सूखा प्रतिरोधी बाढ़ प्रतिरोधी फसलों को डेवलप करके एक प्रकार से मतलब बेहतर उत्पादन करने का प्रयास किया जा रहा है। तो इस रूप में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका काफ़ी बढ़ जाती है। अब सेकेंड आप बताएंगे कि स्मार्ट खेती। अब देखिए इसके माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका है। अब देखिए सबसे पहले आप स्मार्ट खेती समझ लीजिए। देखिए स्मार्ट खेती में क्या होता है ना कि आधुनिक तकनीकों जैसे सेंसर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, मशीन लर्निंग का उपयोग किया जाता है। तो इसको हम स्मार्ट खेती बोलते हैं। अब देखिए इससे स्मार्ट खेती से क्या होता है कि कम लागत में भी अधिक प्रोडक्शन हो जाता है। इसमें देखिएगा पानी और खाद का सही उपयोग होता है। आप देखेंगे स्मार्ट खेती में मिट्टी की गुणवत्ता का सही विश्लेषण करके मतलब उत्पादन को मतलब क्या बोलते हैं बढ़ावा दिया जाता है, मतलब वैसे फसलों को उपजाया जाता है। अब देखते हैं हम लोग ड्रोन, सेंसर और मशीन लर्निंग से किसानों को मौसम और मिट्टी की सही जानकारी मिलती है, जिससे वे बेहतर खेती कर सकते हैं। अब देखिए ड्रोन से क्या करते हैं, अब इसको ऐसे समझ लेते हैं। ड्रोन से खेतों का निरीक्षण और कीटनाशक का छिड़काव किया जा रहा है, चाहे किया जा सकता है। अब देखिएगा सेंसर से क्या किया जाता है, सेंसर से मिट्टी की नमी, पोषण और तापमान की जानकारी ले लिया जाता है, जिससे बहुत हद तक फायदा मिलता है। मशीन लर्निंग का क्या काम होता है, देखिए मशीन लर्निंग मौसम का पूर्वानुमान लगाकर एक प्रकार से किसानों को सचेत करने का काम करती है। तो इसके माध्यम से विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी काफी अहम भूमिका निभा रही है। थर्ड आप देखेंगे कि खाद्य प्रसंस्करण मतलब फूड प्रोसेसिंग तकनीकों से खाने की चीज़ों को ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रखा जा सकता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि फूड प्रोसेसिंग क्या है। देखिए खाद्य पदार्थों को संरक्षित और सुरक्षित रखना ही खाद्य मतलब क्या बोलते हैं मतलब फूड प्रोसेसिंग क्या है। देखिए फूड प्रोसेसिंग क्या होता है ना कि कहने का मतलब है कि जो आपके पास उत्पादन होता है उसका प्रसंस्करण करके मतलब ज़्यादा लंबे समय तक उसको बनाए रखना, जिससे वह लॉन्ग समय तक जब सुरक्षित रहेगा तो लोगों को खाने पीने की चीज़ों का मतलब क्या बोलते हैं किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा। अब देखिए कोल्ड स्टोरेज और आधुनिक भंडारण तकनीकों का बढ़ावा
दिया जा रहा है। अब देखिएगा इससे क्या होता है कि खाद्य गुणवत्ता में सुधार के लिए एक प्रकार से नई तकनीकों का प्रयोग भी किया जाता है। अब देखिएगा खाद्य उत्पादन और वितरण में आधुनिक मशीनों का प्रयोग किया जा रहा है और इसके माध्यम से आप देखेंगे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का बेहतर तरीके से उपयोग किया जा रहा है और इसमें विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की अहम भूमिका हो जाती है। अब आप यह भी थोड़ा-सा बता सकते हैं कि इन तमाम प्रकार की समस्याओं से निपटने के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी को की भूमिका को और भी बढ़ाने की ज़रूरत है, जिससे यह समस्या कम से कम हो। इतना बताने के बाद आप इसका एक बेस्ट निष्कर्ष बताएँगे, फिर आपका यह आंसर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए निष्कर्ष क्या बताएँगे? निष्कर्षतः शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा की समस्या बड़ी है, लेकिन विज्ञान और प्रौद्योगिकी की मदद से इनका समाधान किया जा सकता है। डिजिटल शिक्षा, आधुनिक चिकित्सा पद्धति, स्मार्ट खेती और सरकारी योजनाओं के बेहतर उपयोग से भारत को आत्मनिर्भर और विकसित बनाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि जब आप ऑनलाइन शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल सामग्री, टेलीमेडिसिन, रोबोटिक सर्जरी, वैक्सीन रिसर्च, स्मार्ट खेती, जैव प्रौद्योगिकी और खाद्य प्रसंस्करण, इन तमाम प्रकार के जब मतलब भूमिकाओं का जब बेहतर से बेहतर उपयोग करेंगे, तो यह समस्या अपने आप मतलब समाप्त हो जाएगी और जो भारत है आत्मनिर्भर और विकसित अपने आप बन जाएगा। ज़रूरत बस इस बात का है कि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का जो उपयोग किया जाए मतलब बहुत ही बेहतर तरीके से और स्मार्ट तरीके से। दोस्तों हमने इसका एक बेहतर आंसर कराने का आपको प्रयास किया। आप इसको समझिएगा और आप इसी वे में लिखिएगा तो आपको बहुत अच्छे नंबर प्राप्त होंगे। और मैं नेक्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन भी अब लेकर आऊँगा सुबह में और एस्से भी लेकर आऊँगा शाम में और नाइट में मैं शॉर्ट क्वेश्चन का भी आंसर लेकर आऊँगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तब तक के लिए आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।